बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामलात किस समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जानब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातें मौजूद हैं। जिस किस्म की भी सियासत हो रही है उस सियासत के अंदर जो इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट है या गौरतलब चीज़ है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला भी है जो एक जानब जारी है, जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना नैरेटिव है वो बनाए हुए है, जबकि इस वक्त हुकूमत जो है उसका मुख्तलिफ नैरेटिव है जो चल रहा है। उसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस सबसना के अंदर मुल्क की माशी सूरत हाल जिस समत के अंदर बढ़ रही है वो क्या है, लोगों की हालत ज़ार क्या है। सियासी मामला तो ज़ाहिर एक जानब जारी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो माशी मामला हैं वो किस जानब इशारा कर रहे हैं। IMF की अभी तक बेल आउट के हवाले से डेवलपमेंट मज़ीद नहीं है, इसका ज़िम्मेदार अभी तक कौन है? प्रीवियस गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है या IMF है? इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे और इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस चीज़ का जिक्र किया गया था कि हालत ज़ार लोगों की बदली जाएगी, अभी तक वो मौत पर तो नहीं बदली गई। बहरहाल गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। साहब ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। और फैसल अजीज़ खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा जमशेद इकबाल चीमा साहब। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ जो गिरफ़्तारी हुई है शहबाज़ गिल साहब की, इस हवाले से आपकी क्या टेक है, क्या ओपिनियन है? और जिस मुकदमे के अंदर उनको गिरफ़्तार किया गया है और उसके बाद की होने वाली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसने इमरान खान साहब ने आप जिक्र किया, कहा कि जिनको सफाई का मौका मिलना चाहिए, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस ऑल व्हाटएवर हैज़ हैपेंड? देखिए, मैंने आप कह लें कि पहले तो इतना गौर से नहीं, थोड़ा बहुत मतलब चलते-चलते सुना था। लेकिन अब जब शहबाज़ साहब गिरफ़्तार हुए हैं तो उसके बाद सारी वीडियोज़ जो माज़ी की हैं वो पिछले 2 साल की, 4 साल की, 10 साल की आई हैं सामने। तो मेरा ख़्याल था कि आज शाम तक बंदे 25-30 गिरफ़्तार हो जाएँगे, जिसमें 4-5 पीपल्स पार्टी के होंगे, कोई 15-20 मुस्लिम लीग नून के होंगे, कोई 4-5 फजलुर रहमान साहब की पार्टी के होंगे, कोई आधे जर्नलिस्ट होंगे, कोई आप कह लें कुछ दानश्वर होंगे यहाँ पे, कुछ न कुछ मतलब इस तरह के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग होंगे। जो बात शहबाज़ गिल कर रहे हैं, इससे मिलती-जुलती बातें या इससे बढ़ के बहुत सारे लोगों ने बातें की हुई हैं। मैं समझता हूँ कि अगर तो ये वाक़ई कोई रेड लाइन है, और रेड लाइन है तो इस रेड लाइन को जिन-जिन लोगों ने क्रॉस किया है, वो चलो पहले शहबाज़ गिल वाज़ द फर्स्ट ड्रॉप, तो उसके बाद बाकी भी गिरफ़्तार हो जाते। अगर बाकी नहीं होते तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने, आप कह लें कि किसी के फ़रमाइशी प्रोग्राम चल रहा है कि हम आपको जो सबसे बड़ी पार्टी है, पॉपुलर पार्टी है, हम वो ख़त्म करके देते हैं या उसको डरा के देते हैं, धमका के देते हैं। तो हम उसे आप कह लें कि डंडे के ज़ोर पे सीधा करते हैं। कोई इस तरह का खौफ और हरासमेंट वाली उस तरह की सिचुएशन है। अगर अगर कानून के तौर पर अगर देखें तो मैं नहीं समझता कि अगर शहबाज़ गिल गिरफ्तार हुआ है तो वहाँ पे नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था, या बीबी को नहीं होना चाहिए था, या याद सादक को नहीं होना चाहिए था, या परवेज़ रशीद को नहीं होना चाहिए, या जरदारी साहब को नहीं होना चाहिए, बिलावल साहब को नहीं होना चाहिए। कि ये भी साथ हो जाते तो मैं समझता कि कानून ने आज अब तय कर लिया है कि कोई बंदा रेड लाइन क्रॉस नहीं करेगा, कोई बंदा आधारों पे कीचड़ नहीं उछालेगा। तो उसकी बात ये है कि ये जो ना यहाँ पे एक हम जिस दिन से ये रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ जी है जी। उस दिन से यहाँ धमकी का सिलसिला जारी है। हम आते हैं, आप जैसे पढ़े लिखे बंदे जिनके मुंह कई लोगों ने उनको ड्यूटी लगाई होती है, वो हमें बताते हैं कि जी आप पे आर्टिकल 6 लग सकता है, आप पे तौहीन अदालत लग सकती है, आप अदारों के बारे में कोई बड़े मुअद्दब नहीं है। मैं कहता हूँ 22.5 करोड़ लोगों को मुकद्दस गाय ना सारे चारों तरफ उनके खड़ी कर दें कि चारों तरफ मुकद्दस गाय खड़ी हैं, वो जिधर देखते हैं उनकी जुबान बंद हो जाती है, जिधर देखते हैं उनका सर झुक जाता है, उनको पता ही नहीं लगता कि वो आज़ाद भी है कि नहीं, वो इंसान भी है कि नहीं, उनके अपने भी हकूक है कि नहीं। जिस मुल्क में पार्लियामेंट में बात हो सकती है, जिस मुल्क में इंसानों पे बात हो सकती है, उस मुल्क में कोई 2-4 लोगों के बारे में क्यों नहीं बात हो सकती। और बड़ी प्यारी बात किसी ने की है कि जिन लोगों के बारे में आप डिस्कस नहीं कर सकते, आप समझ लें कि आप पे हुक्मरान वो हैं। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे किन लोगों के बारे में बात करने से आपकी जुबान बंदी हो जाती है या आपकी बस हो जाती है। तो मुझे सच्ची बात है, शहबाज़ गिल जो है, शहबाज़ गिल की गिरफ्तारी पे दुख है, डेफिनेटली दुख है। और ज़्यादा अच्छा होता है कि वो ज़्यादा मुताद लफ्ज़ इस्तेमाल करता। लेकिन अगर 50 लोगों ने पहले भी पिछले 2 साल में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो फिर मैं समझूंगा कि जैसे सुपारी पकड़ते हैं ना,
हमारी किसी ने सुपारी पकड़ी हुई है, हमारी किसी ने सुपारी पकड़ी हुई है कि लाएं जरा किराए पे वो काम कर रहे हैं तो हमें वो डरा के देने की जिम्मेदारी पकड़ी हुई उसने। सो ये एक ठीक है, ना इसे जमहूरियत कहा जा सकता है, ना इसे कानून कहा जा सकता है, ना आइन कहा जा सकता है, ये फस्तायत कहा जा सकता है। इसे आप कह लें कि पर्दे में छुपे हुए कुछ लोग जो यू कैन से कि जैसे किराए पे काम कर रहे होते हैं, ये अपना कोई एजेंडा पूरा करते हैं, और इसरार ये है कि उनके बारे में कहा भी कुछ ना जाए, नाम भी ना लिया जाए, बोला भी ना जाए, और माना जाए कि वो वाकई ठीक है। क्या नाम है, आपकी टेक आगे सर, आपका ओपिनियन आ गया। मैं यहीं से आगे इसको डिस्कशन को कंटिन्यू करना चाहता हूं। शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शैला रज़ा साहब, आप ये फरमाइएगा कि आप, ज़ाहिर है आपकी पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी है और आप उसको रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन एक बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, एक नैरेटिव लोगों के दरमियान, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के दरमियान ये पाया जाता है कि पॉलिटिशियंस को बहुत सारी चीज़ें कहने की आज़ादी होती है, उनको हक होता है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या जिस टीम का वो हिस्सा होते हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होती है, उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। अगर लॉ है तो वो सबके लिए इक्विवेलेंट होना चाहिए। क्या कहेंगी आप इस बारे में? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि देखिए, तहरीक इंसाफ का ये मसला है कि इन्हीं की पार्टी का एक शख्स इनकी ममनुआ फंडिंग के लिए अदालत में गया। जब तक ये उसको रोक सकते थे, 95 उसकी हियरिंग हुई, 70 दफ़ा इन्होंने मसाइल क्रिएट किए, पता नहीं कितनी दफ़ा इन्होंने क्या क्या किया, वकील बदले, और जब इन्हें कुछ समझ नहीं आया तो इन्होंने कहा सिर्फ हमारा क्यों, इस पार्टी का भी, उस पार्टी का भी। गया तो आपका बंदा है ना। अब इसी तरह ये बात कर रहे हैं कि जी हमारे बंदे ने कह दिया तो इस पार्टी का भी, उस पार्टी का भी। बात जो है वो ये नहीं हो रही कि आपने किसी जर्नल ब्रिगेडियर या किसी को कुछ कह दिया, कि किसी शख्स पे आपने बात कर दी। बात यह है कि आपने कहा क्या है। आप बाकायदा जो है वो एक डिसिप्लिन के अंदर उनके एक सिस्टम के अंदर दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आप जो है ऑर्डर न करें। आप ये नहीं कह रहे कि मिस्टर एक्स, जिसको आप कहते थे, नाम नहीं लेते थे, या मिस्टर वाई, या आप ये नहीं कह रहे कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमें बुरा लगता है, या चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का ये मसला है, या उसका आप ये कह रहे हैं कि आप जो हैं वो चाह रहे हैं कि डिसिप्लिन क्रश कर दें उस इदारे का। और जब आप गवर्नमेंट हैं तो आप ये लॉ बना रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के मुतालिक अगर कोई कुछ बात करेगा तो उस पर ये कानून लागू होगा। जब आपको लोग मना कर रहे हैं उस वक्त आप जो है ना वो उछल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि सब लोग हमारे साथ एक पेज पे। ठीक है, उस वक्त भी आपको समझाया था। हमारी तो पूरी जंग यही है, कि हमारे कायद का जुडिशल मर्डर हो गया। सबको पता है कौन कौन पीछे था, हमारी हुकूमतें गिराई गई, सबको पता है किसने किसको इस्तेमाल किया। हमारी कायद के भाई शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे का जो है मर्डर किया गया इसी पाकिस्तान में, उनके वज़ीर आज़म होते हुए। लेकिन हम किसी फ़र्द वाहिद को तो ज़रूर बुरा कहते रहे, लेकिन एक वक्त था कि जब हम स्टूडेंट थे, हमारे बड़े जज्बात थे, हम जर्नल कर्नल्स को भी गलत कहते रहे। लेकिन जब उस वक्त हम जो थे, जिस कैफियत में थे, उस वक्त बीबी भी पाकिस्तान में नहीं थी। फिर बीबी जो है वो पाकिस्तान आई, उन्होंने सब संभाला। तो पहला स्टेटमेंट ये था कि जी मैं फ़र्द वाहिद के तो ख़िलाफ़ हो सकती हूँ कि जिसने अपना डिसिप्लिन तोड़ा, जिसने आइन तोड़ा, लेकिन बाकियों के ख़िलाफ़ नहीं। तो कभी ये नहीं कहा हमसे ज़्यादा तकलीफ़ उठाई है आपने, कि आप कहते, मतलब आप कहते कि ज़ियाउल हक़ जिसने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद करवाया, जिसने पूरा एक प्लान करवाया, इसका ऑर्डर ना मानो। ठीक है, ये परवेज़ मुशर्रफ, जिसके ऊपर हमने फैक्ट फाइंडिंग मिशन बुलवा के FIR में उसका नाम आया बीबी के खिलाफ, हम ये कहते हैं आप इसके ऑर्डर को जो है वो डिसओबे करो और अंदर से बगावत कर दो। हम परवेज़ मुशर्रफ को बुरा कहेंगे, ज़ियाउल हक़ को बुरा कहेंगे, उसका साथ देने वालों को बुरा कहेंगे, लेकिन हम पूरी अपनी फौज को या अफ़वाज पाकिस्तान को, उस इदारे को जो है उसको बगावत की या उसको मलाइन नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो और ये खुश, अच्छा एक बात आखिरी, आखिरी बात, ये खुश किससे है?
ये अदलिया से खुश नहीं, ये इलेक्शन कमीशन से खुश नहीं, ये किसी से भी खुश नहीं है, तो ये किस किस चीज को तोड़ेंगे? ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। बात फैसल ये है बिल्कुल कि ठीक है मैम, आपका ओपिनियन आ गया। है। मैं थोड़ा टाइम का मैं ज़रा क्विक रखना चाह रहा हूँ डिस्कशन को। फैसल साहब, मैं आपसे सर ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने माशाल्लाह सहाफ़ी हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट्स जाती भी देखी हैं, आती भी देखी हैं, लीडरान भी बनते भी देखे हैं, गिरते भी देखे हैं। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि इस वक्त जिस किस्म की सियासत जारी है और जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है, उसमें एक चीज़ बहुत एविडेंट हो रही है, प्रोमिनेंट हो रही है, और वो ये है कि वो जनरल पब्लिक हो या वो खुसूसी तौर पर सियासतदान हो या सहाफ़ी हो, उन सब का अब जो रेड लाइन है क्रॉस करना वो एक मामूल सा बनता जा रहा है। रेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई क्यों हो रही है, और दूसरी ये कि जिनको जिम्मेदारी का, जिनसे एक्सपेक्ट करते हैं करनी चाहिए, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों नहीं कर रहे? हाउ डू यू सी दिस ऑल? जी फैसल साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। फैसल साहब को हम दोबारा राब्ता करते हैं। जमशेद साहब, सर मैं आपकी तरफ एक क्वेश्चन लेके आना चाहता हूँ। जिस तरह शैला साहबा ने भी इसका जिक्र किया वो हमने सुना, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लार्जली जो है वो तकरीबन हर चीज़ से कोई ना कोई मसला होता है, वो चाहे अदलिया हो या वो कोई रियासती इदारे हों या इलेक्शन कमीशन हो भी हो। वाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ मोस्टली अनॉयड विद मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस? वाई? देखें, मैं कहता हूँ, मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ ना कि देखें, इंस्टीट्यूशन की बात कर लें या अदलिया की बात कर लें तो वीडियो निकाल लें ना। आज कौन सा मतलब हमें याद कराना पड़ेगा, फाइलें निकालनी है, आप वीडियो निकाल लें। अब वो कोलाज बने हुए हैं, 15 मिनट की वीडियो, इसमें देख लें कि ज्यादा मसला हमें है या पीपल्स पार्टी को है, हमें मसला ज्यादा है या नून लीग को मसला ज्यादा है, हमें ज्यादा है या फजल रहमान को मसला ज्यादा है। ये वकला को देख लें क्योंकि वकला को मसला ज्यादा है। सो बात, ये झूठ बोलते हैं, ये बेसिकली झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलने की आदत पड़ी है इनको। ये बार बार मैं एक लफ्ज, गंदा लफ्ज बोल रहा हूँ लेकिन मैं सच्ची बात, ये झूठ बोलते हैं, दिलेरी से झूठ बोलते हैं, डिटाई से झूठ बोलते हैं। ये क्या तरीका है कि मतलब अभी निकाले ना कि जरदारी साहब ने क्या कुछ कहा हुआ है, बिलावल साहब ने क्या कुछ कहा हुआ है, इनके किस किस लीडर ने अदारों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा हुआ, क्या कुछ नहीं कहा हुआ। फिर अगर बदतमीजी की बात करें तो बिलावल साहब की रीसेंट वीडियो निकाल लें, जरदारी साहब की निकाल लें। अगर गैरत की बात करनी है तो नवाज शरीफ साहब की वीडियो बेनजीर साहब के बारे में निकाल लें। ये हमें आते हैं तो कहते हैं जी हमारे आने से सियासत में गंद पड़ गया। भाई गंद उस दिन पड़ा कि जिस दिन यहाँ पे चोर के लोग सियासत में आ गए, जो वारदातिये थे, छोटी छोटी वारदातें करते थे, पैसे लूटते थे, टिकटें बेचते थे, टिकटें लेते थे, ठीक है, बम बांधते थे, लोगों को लूट लेते थे, वो गंद उस दिन पड़ा था। ये गंद, अब तो गंद साफ हो रहा है, और जब साफ होगा, सफाई होगी, तो फिर वहां पे कुछ ना कुछ हीट आएगी। हम इस फील्ड में नए हैं, हम इस फील्ड में नए हैं, हम डिफरेंट बात कर रहे हैं। ये जो स्टेटस को था, जब इस स्टेटस को चेंज करने की बात करेंगे तो लोगों को प्रॉब्लम होगा, वो अदारों को भी होगा, उन लोगों को भी होगा जो एक सर्टन लेवल पे या सर्टन तरीकेकार है उनका काम करने का। दूसरी बात एक मैं बताऊं आपको, देखें, मैं बार बार बात कर रहा हूं कि फुटबॉल के मैदान में चले जाएं। फुटबॉल के मैदान में आप 22 खिलाड़ी खेल रहे हो, उनके दरमियान एक पोप आ जाए, पीर आ जाए, कोई आप कह रहे इमाम मस्जिद आ जाए, इमाम काबा आ जाए, वो भी आके फुटबॉल लेके तो गोल करने चल पड़े, यार किसी ने उससे बाल छीनना है। खिलाड़ी की इंस्टिंक्ट है, उसकी जिबिल्लत है खिलाड़ी के बाल पे जपड़ना। अब कसूर उस खिलाड़ी का होगा जो आगे से बाल को रोकेगा, डिफेंड करेगा या छीनेगा, या उस पोप का है, या आप कह लें कि उस इमाम काबा का है, या लेकिन सर उसको रूल्स तो फॉलो करने होंगे ना सर, रूल्स तो फॉलो करने होंगे ना गेम के। मैं कहता हूं रूल उसने नहीं फॉलो किया, जो पोप था तो फुटबॉल के मैदान में आ गया। अच्छा चलो ठीक है, उसका काम ही नहीं था, ठीक है, लेकिन काम ही नहीं था मैदान में आना, ठीक है, पीर साहब का काम ही नहीं था मैदान में। चले सर वो आ गए ना, आप कह रहे हैं वो आ गए, हमने फॉर सर्टेन साइन, मेरी यार सुने, हम सर्टेन साइन समझ गए कि वो आ गए, लेकिन रूल्स फॉलो करना बड़ा हमें। मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, मेरे साथ रहे फैसल साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ। फैसल साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज आ रही है जी, मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट्स जाती आती आपने देखी, पॉलिटिशियंस भी जाते आते आपने देखे, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हुई। ये बताइएगा कि अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा एविडेंट हो रही है, और वो ये है कि रेड लाइन पॉलिटिशियंस की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से क्रॉस किए जाने के बहुत सारे इल्ज़ामात हैं जो लग रहे हैं, और ये रेड लाइन्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इससे बहुत सारा नुकसान है जो होता है। क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल के हवाले से? देखिए, जो आपने जिस फिक्र का इजहार किया है इस सवाल के अंदर, मैं इस चीज से मुत्तफिक हूँ कि बहुत सारी सियासी जमातों को, टीवी चैनल्स को, सहाफियों को, एंकर्स को, कॉलमिस्ट को, तज्जियाकारों को रेड लाइन क्रॉस करने से पहले कई दफा सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम पिछले 40 सालों से एक जंग में हैं, रोजाना की बुनियाद पे कहीं ना कहीं हमारा जवान शहीद हो रहा है, हम हालत जंग में हैं।
करेक्ट। ज़रब अज़ब और रज़ुल फसाद के जरिए पाकिस्तान में आमन आया है। हमारी फौज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बड़े मसाइल हैं इंटरनेशनली, सरहदों के बड़े मसाइल हैं। हम छोटी मोटी सियासत में एक ऐसी लाइन क्रॉस कर लेते हैं जो अफवाज पाकिस्तान के हर एक जवान अफसर को तकलीफ देती है, उनके घरों को, शोधा के वर्षा को तकलीफ देती है, हर पाकिस्तानी को तकलीफ देती है। और अपनी सियासत की खातिर, अपनी रेटिंग की खातिर, अपनी सहाफत को किस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कोई खुद से वैसे जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए हर पाकिस्तानी को, लेकिन लाइन क्रॉस हो रही है। और इस लाइन क्रॉस होने से जो नुकसानात हो रहे हैं या हो सकते हैं, जिस तरह से दुश्मन मुल्क फिर प्रोपेगेंडा करता है, वो चीजें बढ़ती हैं, उसको रोकने के लिए खुद एहसास करने की जरूरत है। मीडिया हाउसेस को, उनके मालकान को, एंकर्स को, तज्जियाकारों को, और सियासी जमातों के रहनुमाओं को भी, जो वजीर आजम रह चुके हैं, जो वजीर आजम हैं, इससे पहले थे, उनके सियासी रहनुमा है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो जो हमले करते हैं उससे फिर शय मिलती है, फिर मीडिया चलाना शुरू करता है। ये जो लीडरशिप है, इनको सोचना चाहिए कि हम अफवाज पाकिस्तान या उनकी क़यादत या जवानों या किससे मुतालिक क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और किस तरह हम तड़ियां लगा रहे हैं। ये दुनिया में नहीं होता जो पाकिस्तान में सियासतदान कर रहे हैं। अब बहरहाल इसके ऊपर जो है वो खतरात बढ़ जाते हैं पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए। इससे हासिल कुछ नहीं होता सियासतदानों को। मुराल फौज का गिरना शुरू होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40 साल से हम जंग के हालात के अंदर हैं। मेरा ख्याल ये है कि खुद संभलना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर अगला रास्ता अच्छा है नहीं। अगला रास्ता फिर जाहिर है, फौज के खिलाफ ये करेंगे तो फौज के पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो इख्तियार में आए और आके फिर समझाए सबको, फिर सियासतदानों को समझाए, फिर मीडिया को भी समझाए, फिर उन तमाम ताकतों को समझाए जो सहूलतकार हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन बहरहाल बड़ी गलतियां कर रहे हैं सियासतदान, बहुत गलतियां कर रहे हैं मीडिया मालकान, मीडिया एंकर्स बहुत गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। शैला साहब, आगे बढ़ते हैं। एक और मामला जो अवामी मामला और यकीनी तौर पे उस पर परेशानी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। IMF के हवाले से ज़ाहिर है आप ब्लेम करते हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, वो ब्लेम करते हैं आप लोगों की गलत पॉलिसीज़ को। द प्रॉब्लम इज़ कॉन्टिन्यूइंग, वो चल रही है। ये बताइए क्या हल है? इज़ देयर एनी सोल्यूशन इन द नियर फ्यूचर? जी, मैं बिल्कुल इस पर बात करना चाहूँगी, लेकिन मैं दोबारा से चीमा साहब से कहूँगी कि चीमा साहब, हमें किसी पर्सनैलिटी से मसला हो सकता है, लेकिन हम उस इदारे में बगावत करने की बातें शुरू कर दें उस आदमी की वजह से, मैं दोबारा इस पे कहूँगी कि ये सही नहीं है। डेफिनेटली जी, ये बिल्कुल सही नहीं है। और ये मैंने पहले भी कहा कि जजेस के ऊपर पूरी पाकिस्तान में एतराज़ आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, हमने बाइकॉट भी किया तो उन्हीं जजेस ने सराहा कि आप लोग बैठे हुए हैं, जबकि बाढ़ से लेके सब चीख पड़े कि यही फैसले, एक दफ़ा सरबराह सब कुछ, एक दफ़ा सरबराह नहीं, एक दफ़ा स्टेट ऑफ माइंड कुछ, एक दफ़ा ज़मीर। लेकिन ये नहीं हुआ कि जी आप इन्हें मारो, इनको नो कर दो। बाइकॉट किया लेकिन बैठ ही रही पार्टी। ये होता है इदारों की इज्जत। ये इदारों की इज्जत होती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बार लॉ थे, उन्हें मालूम था क्या हो रहा है, लेकिन माय लॉर्ड कहते रहे। बाद में जजेस रोए, अपने इदारों को तबाह नहीं करते हैं। अब मैं आज तक दाग है ना, आज तक दाग है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर जो है वो अदलिया पे। अब आपकी जो बात आई, देखिए मैं अपनी ज़बान नहीं बोलूँगी कि मैं क्या कह रही हूँ। जो IMF की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर ये बात मेंशन है कि ये जो $1 अरब थे, इनके पीछे ये था कि पाकिस्तान की हुकूमत को जो है $1 अरब जब डॉलर मिलेंगे तो इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो लेवी है वो ₹4 से बढ़ा के ₹30 तक ले जानी है। ठीक है। और इन्होंने शौकत तरीन साहब ने, और क्या कहते हैं जो आपके गवर्नर थे बाकर, उन्होंने फैब में इस पे साइन किए, सितंबर में यकीन दहानी कराई। उसके बाद इन्होंने नहीं किया, बल्कि जब मार्च हो रही थी तो इन्होंने पीपल्स पार्टी की, तो इन्होंने ₹12 समथिंग बढ़ाए, तो उसमें से 10 वापस ले लिए। उस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये आप पैसे वापस नहीं ले सकते, तो उनके लिए भी क्या डेरोगेटरी रिमार्क्स आए, क्योंकि अच्छे अल्फाज से तो इनके मुखालफत हो नहीं सकती। तो ये वेबसाइट पे मौजूद है माहिदे की शराइत। जब इन्होंने नहीं किया तो जो दोस्त ममालिक हैं वो भी ये देख रहे थे कि ये शराइत पूरी करते हैं तो ठीक है, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता। एक ऐसा मुल्क जिसने ये हरकत की हो, जिससे उसके दोस्त ममालिक भी नाराज़ हो, उसके साथ रिव्यू भी कराया गया,
नया बात भी की गई, उसकी वजह से दोस्त ममालिक भी आगे आ रहे हैं। आज आप देखें कि ऐसा नहीं है कि सब बुरा है, डॉलर की कीमत में फ़र्क पड़ा है, दालों की कीमतें ज़रा नीचे आई हैं। हाँ, कुछ मुश्किल वक्त है, हम कोई बच्चे लोग नहीं हैं, हम सियासत कर रहे हैं। हमने ये देख लिया था कि हमें इससे नुकसान होगा, लेकिन हमने इस वक्त में संभाला है कि पाकिस्तान है तो हमारी सियासत भी है। अगर पाकिस्तान ही डिफ़ॉल्ट हो गया, ये तो खुश थे, ये तो कह रहे थे अपने मुल्क को इस तरह नहीं कहा जाता कि श्रीलंका बनने वाला है, ये बनने वाला है। लेकिन मैडम एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप लोग ये कहते रहे, मेरी यार सुने, इसी में एक बात है, आखिरी बात वो ये है कि आप लोग ये भी कहते रहे लोगों से कि हम आपकी हालत जार बदलेंगे, इनसे आपको छुटकारा दिलाएंगे। तो लोग वो पूछते हैं भाई कहाँ पे हमारी हालत जार बदली, यहाँ पे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। आई मीन यू गाइस हैड एन आइडिया ना। नहीं हो सकता। हाँ, पहले देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर बारिश में मेरा घर टपक रहा है तो मैं खाने पीने की अच्छी चीज़ें नहीं लूँगी, एक गुजारा करने वाले लूँगी, किसी तरह अपनी छत बचाऊँगी। तो मुझे पाकिस्तान बचाना था। अब इसके बाद हम सब ने मुश्किल काटी है, ऐसा नहीं है कि हमने ना काटी हो, हम सब ये मुश्किल काट रहे हैं। हमारे यहाँ भी लाइट जाती है, हम भी महंगी चीज़ खरीदते हैं, हमारे भी इसी तरह अखराजात को फ़र्क पड़ रहा है, हमें भी नहीं अच्छा लगता। तो एक तो यह है। दूसरी, इन्होंने स्टेटस को की बात की, क्योंकि इनकी बात का भी जवाब देना ज़रूरी है। हाँ भाई, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को टिकट दे रहे हैं या नहीं? और स्टेटस को आपको जब नज़र नहीं आता, जब परवेज़ खटक के, अमीन गंडापुर के और बहुत सारे लोगों के ख़ानदान को आप देखते हैं कि वो आपके यहाँ भी उसी तरह मौजूद हैं, आपने भी लोटे लिए, आपने भी इलेक्टेबल लिए, तो ये क्या था? आपने क्या डेंट डाला? मुझे वो बता दें जो आपने किया हो। कर्जा आपने नून लीग और PMLN की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 10 साल में जितना लिया इतना ले लिया। इंपोर्ट का बिल आपके यहाँ एक्सपोर्ट से डबल था। पाकिस्तान की रिकॉर्ड जो है वो इंपोर्ट बढ़ी आपके ज़माने में। तो ये सब चीज़ें आप मत कहें, झूठी फिगर्स आपने दी जिस पर IMF ने कहा टैक्स लगाएं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप GDP की टाइम कम है मैडम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट IMF और इन चीज़ों के हवाले से और फूड के हवाले से, जो कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर एडवाइजरी देते रहे हैं चीमा साहब, मैंने इनकी तरफ जाने, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मैं ब्रेक की जाने जाऊंगा, वापस कह दूं, जी प्लीज क्विकली। जब आप GDP की डिजिट्स को फच करेंगे, ज्यादा बताएंगे, तो फिर आपके ऊपर दबाव आएगा कि आप टैक्सेस लगाएं। ठीक है, मैंने इसका आंसर चीमा साहब से लेना, एक ब्रेक है, उसकी जाने बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं फैसल अजीज़ खान साहब, चीमा साहब और शहला रज़ा साहिबा। चीमा साहब आपकी तरफ आने के बाद फैसल साहब की तरफ जाऊंगा। ये फरमाइएगा, आप फूड सिक्योरिटी के ऊपर एडवाइस करते हैं अपने दौरे हुकूमत के अंदर, और आपके ऊपर अब बिस जो गवर्नमेंट है उसने इल्ज़ामात भी लगाए, जिस तरह शहला साहिबा भी लगा रही हैं, और वो कह रही हैं कि मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार आप हैं, IMF से मुआहदा किया, उसको आपने तोड़ दिया, और इसी का खुमियाजा जो है ये लोग आगे भुगत रहे हैं, यानी लोगों की सूरतों में जो है वो हमारे सामने आ रहा है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस ऑल चीमा साहब? देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 13 मुआहदे किए हैं IMF के साथ। उन 13 में से 12 जो हैं उन्होंने तोड़ दिए, 12 मुआहदे जो हैं उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। 13वें मुआहदे पे जो अमल दरामद हुआ वो 2013 से 2018 तक था। वो 16 तक मुआहदा था, 16 तक इन्होंने पूरा करके उसके बाद इन्होंने बिल्कुल उसके जो IMF के साथ एग्रीमेंट था उसके अपोजिट कर दिया, लिहाजा उसी से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा। सो जिन दो पार्टियों ने 13 में से 12 मुआहदे पूरे नहीं किए, वो इतनी तवातर से, जैसे कहते हैं, मैं बगैर झूठ बोलते हैं और बार बार बड़ी डिटाई से बोलते हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि अजीब सी बात है कि जिन दो पार्टियों ने रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है कि 13 मुआहदों में से 12 इन दो पार्टियों ने पूरे नहीं किए और हर रोज नहीं करते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड की बात है ना, ये कौन सी मतलब मैं ऊपर बता रहा हूँ चीज। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि देखें, जो इन्होंने गलत किया हमने जो भुगता तो भुगत के, तो जो चीज़ भी उस हमारे दौर में बुरा हुआ अच्छा हुआ वो हमारे खाते में आ गई। ठीक है, वो कितनी हमने ग्रोथ की, कितनी हमने एक्सपोर्ट की, कितनी हमने फॉरेन रेमिटेंस बढ़ाई, कितनी हमने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया, ये ज़्यादा किया, रिजर्व ज़्यादा किया, ये कम किया, वो सारे का सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। इन्होंने जो किया, अब मतलब हम भी कह सकते हैं कि इनकी वजह से, ये कहते भी रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब अगर छोड़ दें इस बात को कि जो उनके टेन्योर में आया
3 साढ़े 3 महीने में, 4 महीने में वो उनके खाते में, जो हमारे 3.5 साल में आया वो हमारे खाते में ठीक है। सो इस तरह कर लें तो हम देखते हैं, देखें 40%, 39%, 38.69% महंगाई बढ़ गई। यहाँ पे यू कैन से कि 30% बिजली इस वक्त कम कंज्यूम हो रही है। जनवरी से इस वक्त 22 लाख टन तेल, डीजल प्लस पेट्रोल इस्तेमाल होता था, वो अब हो रहा है 14,40,000। इसी तरह आप कह लें खाद जो है 37% कम इस्तेमाल हो रही है। बिजली, गैस, खाद और यू कैन से दिस आप कह लें खाद, ये सारी चीजें बेसिक जो इनपुट्स हैं, इनपुट अगर आपके इंडस्ट्री के हों या ज़राअत के हों, अगर कम इस्तेमाल हों, आउटपुट क्या आना है उसमें से, या एक्सपोर्ट क्या होना है, इसलिए आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई। फिर अभी रॉ मटेरियल आना था, देखें आप इंपोर्ट इस महीने इन्होंने $3 अरब की इंपोर्ट कम की है। $3 अरब की जब आपने इंपोर्ट कम किया तो क्या लोग डे टू डे जो चीजें इस्तेमाल की हैं वो कम करेंगे, या जो तरक्की वाली हैं या रॉ मटेरियल वो कम होगा? लिहाजा इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। मसलन एक एग्जांपल देता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री है, कार मेकर जो हैं, कार मेकर ने 195 अरब रुपए की कारें बुक की हुई, एडवांस लिया हुआ 195 अरब रुपया। उन्हें एलसी खोलने की इजाजत मिली, एलसी खोलने की इजाजत नहीं मिली, जो पुर्जे बाहर से मंगवाते थे वो पुर्जे नहीं आ सके, लिहाजा वो लोगों के पैसे वापस कर रहे हैं या कारों की डिलीवरी लेट कर रहे हैं, और कार का जो कीमत बढ़ गई वो 10 लाख से लेके 30 लाख तक कार की कीमत बढ़ गई। लिहाजा वो कौन भुगत रहा है? यहाँ के अवाम भुगत रहे हैं। और वजह ये है कि ये करप्ट और नालायक गवर्नमेंट। और साथ में एक बात कर रहा हूँ फैसल अजीज साहब के हवाले से। फैसल अजीज साहब ऐसे बात कर रहे थे जैसे इस मुल्क का सिर्फ एक मसला है कि आपने जिंदा रहना है। सर जिंदा नहीं रहना, आपने खुशहाली से जिंदा रहना है। हमें एनालिस्ट भी अच्छा ना मिला। जिंदा रहना है। सर एक मिनट, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि हम हर चीज को रिलेट कर देते हैं कि अगर वो ना हुए तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। सर ऐसा नहीं है। दुनिया में अदारों की जरूरत है, लोगों को, हमें भी जरूरत है, इस मुल्क को भी जरूरत है। अदारे हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, कोई मुखालफ है नहीं, कोई मुखालफत उनकी नहीं है। लेकिन उनका काम इकोनॉमी मैनेज करना नहीं है, उनका काम आप कह लें फॉरेन अफेयर को मैनेज करना नहीं है, उनका काम दाखिला मैनेज करना नहीं है। जब वो करते हैं, वो IMF के साथ अगर मुज़ाकरात वो कर रहे हैं तो कोई कहते हैं कि सर ये गलत कर रहे हैं, तो जनाब ऐसे पड़ जाते हैं जैसे आप कह लें कि मतलब क्वाली के लिए या जैसे बटन आन जाता है सारों के। ये बड़ी मुल्क आपका पॉइंट आ गया सर, टाइम थोड़ा सा कम है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी छोड़ दें, धमकियां देना छोड़ दें। पॉइंट आ गया। ये धमकियों के लिए मुल्क नहीं बना हुआ, आ गया लोगों को रहने के लिए लेते हैं। सर पॉइंट आ गया। फैसल साहब एक तो आप रिस्पॉन्ड करें जो आपके बारे में चीमा साहब फरमा रहे हैं, और दूसरा इसी में मेरा एक सवाल छोटा सा ऐड कर लें, वो ये है कि इस सबसना के अंदर जो लोग हैं वो कहाँ जाएं, किस समत में बढ़ें, क्या रुख इख्तियार करें, क्या करें? सोल्यूशन भी देना आप। देखिए चीमा साहब बहुत मोहतरम है, सबकी अपनी राय है, लोग एतराज कर सकते हैं, लोग अग्री भी कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट बहुत सिंपल शैला साहबा कह रही हैं कि उनको तज्जिया कार भी सही नहीं मिले के अंदर, जो काफी अरसे से बड़े टाइम से हालत जंग में है और रोजाना जवान शहीद हो रहे हैं। अच्छा, जब हम जवानों की और उनके वर्षा को, शोधा को, उनको देखते हैं तो हमें तकलीफ होती है। हमने 70-80 हजार जानों की कुर्बानी दी इन पाकिस्तानियों ने और जवानों ने शहीद हो। तो जब हम वो पॉइंट उठा रहे होते हैं तो वो पॉइंट उठाते हुए रिस्पेक्ट क्यों नहीं रखते? जो उनकी बात है वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन भाई इसमें सारी सियासी जमातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। इमरान खान साहब ने जितनी तारीफें की फौज की, जितनी तारीफें की बाजवा साहब की, इतनी तारीफें तो शायद तारीख में किसी ने नहीं की। उन्होंने शुरू के दौर में, आपको याद है होता क्या था कि इस्टेब्लिशमेंट और सिविल इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बेहतरीन रवाबित हैं। 2 साल तक हम ये बातें सुनते रहे, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है, बेहतरीन मामलात हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, जबरदस्त बात थी। आप ही उनको जो है वो इकोनॉमिक मामलात के अंदर इन्वॉल्व करते रहे। आज सारी हुकूमत जो है नाकाम हो गई, शहबाज शरीफ साहब नाकाम हो गए, मिफ्ता साहब नाकाम हो गए। मुल्क जो है वो ऐसी बुरे हाल के अंदर डॉलर जा रहा था। पाकिस्तान के रिजर्व्स का क्या हाल था? अगर आर्मी चीफ ने कॉल की तो इस मुल्क के लिए की, अदरवाइज तो मिफ्ता को नहीं संभाल पा रहे थे, शहबाज शरीफ तो नहीं संभाल पा रहे थे, कोई संभाल नहीं पा रहा था। अब आप ट्रैक पर आए, लेकिन बहरहाल सबका अपना अपना ओपिनियन है। इस वक्त मैं आने वाले टाइम की बात करता हूँ। आने वाले चीज में मेरी बहन शैला साहिबा वो बहुत सारी चीजों को जानती है, समझती है। चीमा साहब भी बहुत सारी चीजों को जानते समझते हैं। मुझे ये बताइए कि नवंबर दिसंबर में हमारे पास गैस होगी, नवंबर दिसंबर में हमारे पास गंदुम होगी। हमें चाहिए 40 मिलियन टन गंदुम, 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो आटा होगा नवंबर दिसंबर में। ये हुकूमत अब पिछली वाली हुकूमत के ऊपर डालेगी हमारे पास गंदुम नहीं है।
ये हुकूमत ये बोले कि हमने गैस की डील नहीं की है। ये पाकिस्तान में पहली बार होने जाएगा। सैलाब से लोग शहीद हुए, सैलाब से लोग शहीद हो रहे हैं, बारिशों में लोग बुरे हाल में। इससे पहले कोविड के अंदर ही हुआ। अब पाकिस्तान में होने जाएगा कि गैस ना होने की वजह से सर्दियों में लोग सर्दी की वजह से जहां बाग होंगे, बच्चे जहां बाग होंगे। गैस का प्लान नहीं है, गंदम का प्लान नहीं है, 100-150 रुपए किलो आटा होगा। ये अभी से दुनिया कह रही है पाकिस्तान। लोग क्या करें सर, हाल भी तो बताए ना। आज की खबर है, लाहौर के अंदर एक बाप ने पैसों से परेशान होकर अपनी 2 बच्चियों को मार दिया। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि सर लोग कहाँ पे जाएं, लोग बच्चों को मार रहे हैं। आज की खबर है कि लाहौर का वाकया है कि एक बाप ने अपनी 8 साल और गलबन 10 साल बच्ची को जो है वो मार दिया फैसलाबाद के अंदर। क्या क्या कहेंगे इस बारे में, लोग क्या करें फिर? आप उनको हल भी तो देना। देखिए, लोगों के पास रास्ता नहीं है। कल एक कराची की खातून ने अपने बच्चों के बारे में बताया, बिजली का बिल दिखाया। हाँ जी, बिल्कुल। और बताया ये कि 20,000 रुपए के मकान में रहती हूँ। पूरे पाकिस्तान वायरल हुई काफी वो वीडियो। तो अब ये सूरत हाल है, तो हुकूमत को ये देखने की जरूरत है। हुकूमत अपने केसेस को बचाने में, अपने मामला को ठीक करने में, अपनी चीजों को ठीक करने के अलावा आवाम की रिफॉर्म्स वाली चीजों में किस सतह पर आई है। अभी बड़े चैलेंजेस हैं। इसकी हैंडलिंग के लिए बहुत बड़े इक़दाम की जरूरत है। लोग बहुत बेचैन हैं। लोग कह रहे हैं फौरी तौर पर एक सियासी तौर पर जो बहरान है उसका खात्मा हो। लोग चाहते हैं इलेक्शन में जाना चाहिए। लोग चाहते हैं इस बहरान का खात्मा हो, स्टेबिलिटी की हुकूमत है जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सारी चीजों को देखे। चीज आके एक इलेक्शन के ऊपर आके रुकी हुई है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो चीजें आगे बढ़ती हैं। अदरवाइज इस हुकूमत की नाकामी बार बार देखी जा रही है। आर्मी चीफ पे इस तरह से आके उतरना, जाहिर मुमलिकत के लिए उतरे हैं वो, लेकिन हुकूमत की नाकामी की सबूत है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। शैला साहब एक चीज़ फरमाइए, ये जो भी हालात हैं, अब तकरीबन को 3.5-4 माह इस गवर्नमेंट को हो चुके हैं, उससे पहले 1.5-2 महीने से मामला चल रहे हैं, यानी लगभग जो है क्लोजर टू हाफ ऑफ द ईयर हो चुका है। जी चीमा साहब, आप कुछ कह रहे हैं? आप चीमा साहब कुछ कहने लगे थे? चीमा साहब जो उन्होंने बात किया गंदम के हवाले से, जी मैं यही कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ जैसे मैं फैसल साहब ने जो बात की है गंदम के हवाले से, वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, थोड़ी करेक्ट कर लें, जो एक कन्फ्यूजन फैल जाएगी। पाकिस्तानियों को जो गंदम चाहिए वो 27 मिलियन टन चाहिए, 40 नहीं चाहिए, 27 मिलियन टन चाहिए। यहाँ पे 108 किलो आटा खाता है पर कैपिटा हम, तो 27 मिलियन टन गंदम चाहिए। और इस साल जो पैदा हुई थी 26.5 हुई थी, और पिछले साल की जो पड़ी हुई थी 2.9 मिलियन टन पड़ी हुई थी। फिर इम्पोर्ट भी हुई है। गंदम यहाँ पे काफ़ी है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज करने की जरूरत है। और आटे का रेट 150 कह के तो रेट अपना करें, मतलब मुनासिब रहेगा, कोई ऐसी नहीं है। लिहाजा कोई ऐसी गंदम वाली पैनिक नहीं है। गैस वाली बात मैं समझता हूँ किसी हद तक ठीक है, गैस वाली बात ठीक है, गंदम वाली हाथ में पैनिक नहीं। उन्होंने एक फैक्ट जो है वो करेक्ट किया जो उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है। शैला साहब, मैं आपसे फैसल साहब आपके पास आपकी तरफ आता हूँ, टाइम कम है सर, शैला साहब की तरफ जाना है। शैला साहब ये फरमाइएगा, मेरा आपसे सवाल ये है कि लगभग जो है वो आधे साल के करीब होने वाला है इस सारे पॉलिटिकल टर्बुलेंस को। अब मुझे ये बताइए कि इस वक्त नीड ऑफ द आवर नहीं हो चुका कि जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाए, उसकी तैयारी के ऊपर जो है वो काम तमाम पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर दें, लोग भी क्लियर हों? पहले ज़रा मैं चीमा साहब की जवाब दे दूं कि उन्होंने फिर IMF की बात पे अपने आप ये नहीं कबूला कि हाँ हमने IMF के मायदे को डैमेज किया। वो फिर चले गए दूसरी पार्टी पे, जो वो रेफरेंस दे रहे थे ना, वो कह रहे थे 13 में से 12 आप लोगों ने तोड़े मुआहदे। नहीं, गलत रेफरेंस दे रहे हैं। शौकत तरीन साहब इनके वजीर ख़जाना थे, उन्होंने आते ही कहा था कि पता नहीं मईशत किस समत जा रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ही आसान शराइत पर IMF से माहिदा किया था। और ये मैं आपको बता दूं कि इन तीनों हुकूमतों में पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, सबसे कम IMF से पैसा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने लिया और ज़राई एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हुई। अब ये दावा करते हैं कि इनके ज़माने में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। तो आपने जब कहा कि बम्पर क्रॉप हुई तो 2 महीने में आपकी इंतज़ामी सलाहियत क्या थी जो इम्पोर्ट करनी पड़ी? तो आप ज़रा सोच समझ के बात करें। ये जो बिजली की कीमतें हैं, ये फ्यूल एडजस्टमेंट, 1 मिनट में बात कर लूँ मैं? जी चीमा साहब 1 मिनट बात करने दें उनको। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद पे जो आपने माहिदे किए हैं ना, वो हमें भुगतने के कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। और अबराज को तो हम कराची वालों के लिए कुछ कह भी नहीं सकते। अब रही बात आपकी कि 6 महीने हो गए, मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। अब हम जनरल इलेक्शन कॉल अप क्यों नहीं हो रहे, ये बताएं ना मैडम। लोग चाह रहे हैं जनरल इलेक्शन हो, सिस्टम की जरूरत है। जनरल इलेक्शन जी इस वक्त, जी बिल्कुल जनरल इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे।
लेकिन मैडम तब तक मामला कैसे चलेंगे फिर? आप बताएं ना, इस वक्त जो हालात हैं, गुज़िश्ता 3 महीने से जो पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं, और आपकी पार्टी की डिमांड थी, आपने तो कहा था, बिलावल साहब ने कहा, जरदारी साहब ने कहा कि जी फौरी तौर पे हम जनरल इलेक्शन चाहते हैं, आप लोग पावर में है तो जनरल इलेक्शन नहीं हो रहे। समझते हैं कि जब तमाम पार्टीज डिसाइड करेंगी उस वक्त होंगे। हम ये समझते हैं कि इस वक्त कम से कम जो टाइम है उसमें हमें एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए, एक सर्टेनिटी चाहिए पॉलिटिक्स को। अदरवाइज अगर आप फिर इलेक्शन में गए इस वक्त, फिर आपकी मैशत जो है वो गड़बड़ कर जाएगी, फिर आपके इंटरनेशनली जो इस वक्त एक सपोर्ट नज़र आ रही है वो नहीं होगी। तो हमारा राइट है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत भी पूरी करे और जितनी सस्टेनेबल होगी इतनी होगी। रही बात इमरान साहब की, तो 9 हल्कों से वो लड़ लें अगर कुरैशी साहब मान जाए, वरना 8 से लड़ लें। ठीक है। और ये जो बार बार कहते हैं टाइम कम है मेरे पास टाइम कम है। एक साथ सबने रिजाइन किया था, तो मुझे बताएं कि मोहम्मद मियां सुमरो ने नहीं रिजाइन किया था क्या? तो इस तरह इस्तीफे भी मंजूर सबके एक साथ नहीं हो सकते। ऑलराइट, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास 2 मिनट है, मैंने 1 मिनट में जो है चीमा साहब से ओपिनियन लेना है और फैसल साहब से। फैसल साहब मुझे ये बताइए, नीड ऑफ द आवर है कि नहीं इस वक्त जनरल इलेक्शन, और इस वक्त जनरल इलेक्शन अनाउंस ना करना आपके ख्याल से एक बहुत बड़ी गलती नहीं है जो दोबारा की जा रही है, उसका खुमियाजा आवाम भुगतेगी? देखिए, जनरल इलेक्शन किए बगैर पाकिस्तान में एक बहरान रहेगा, इकोनॉमिक का बहरान रहेगा, माशी बहरान के साथ साथ एक नफ्सियाती बहरान है। लोग फंसे हुए हैं, लोगों के जहन अटके हुए हैं, महंगाई ने लोगों को मफलूज कर दिया है। इस हुकूमत के पास मैंडेट होने के बाद, बहुत वीक मैंडेट है, लेकिन इनकी पॉलिसीज फोकस नजर नहीं आ रही है, लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। सिवाय महंगाई करने के इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब दोबारा पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में इजाफा, बिजली के प्राइसेस में इजाफा, डेली दालों की, चीनी की, घी की कीमतों में इजाफा, लोग मजबूर हो गए, लोग फंसे हुए हैं। अगर आप इलेक्शन में चले जाते हैं तो पाकिस्तान अगले फेज में चला जाएगा और ये जो बहरान है इससे निकल सकते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो ये चीजें और बढ़ती रहेंगी और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। ठीक है। मेरे पास चंद सेकंड्स हैं। चीमा साहब ये फरमाइएगा, लोगों का नैरेटिव ये भी है कि पंजाब के अंदर आपने हुकूमत संभाल ली, पंजाब और केपी अगर आप दोनों डिसॉल्व कर देते तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन हो जाना था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजंस, कि जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। ऐसा नहीं किया, वाई? जनरल इलेक्शन होना चाहिए कंसेंसस बिल्ड करके, इलेक्शन कमीशन का, बाकी इलेक्शन रिफॉर्म्स का, इलेक्शन का कंसेंसस बिल्ड करके इलेक्शन किए बगैर इलेक्शन में जाना ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा चारा नहीं है। लिहाजा इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन पहली बार हो जाए, और वो इलेक्शन जो अब आप पहले का इलेक्शन तय करने से पहले आप रिफॉर्म्स तय कर लें, आपस में पहले तय कर लें, रूल ऑफ द गेम तय कर लें, और फिर आप एक कंसेंसस बिल्ड करके इलेक्शन में जाएं। वही तरीका है, इसके अलावा तरीका नहीं है। मैंडेट लेना और मैंडेट का किसी का मानना, किसी का ना मानना, इससे ज्यादा लीथल हो कुछ नहीं सकता। अब आपस में क्रेडिबिलिटी कम है, ट्रस्ट कम है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है। ट्रस्ट डेफिसिट के होते हुए यानी असेंबली डिसॉल्व करना सॉल्यूशन नहीं था दोनों, तो फिर लोग दोनों असेंबलीज डिसॉल्व करना सॉल्यूशन नहीं था, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं इकट्ठे होने चाहिए ना, कौमी असेंबली कंसेंसस होना चाहिए करके, तो बिल्कुल ठीक है। रूल ऑफ द गेम तय करके, रूल ऑफ द गेम। जी 10 सेकंड है मेरे पास, बोलिएगा शैला साहब। अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज जिसके आप लाया था, देखिए कंसेंसस डायलॉग्स होता है जो इन्होंने 3 साल 8 महीने में किसी से नहीं किया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ शैला साहब मौजूद थी, बहुत शुक्रिया, माजरत चाहूँगा, बहुत माजरत चाहूँगा, वक्त की कमी है। शैला साहब हमारे साथ मौजूद थी पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया। साहब PTI से थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल साहब जर्नलिस्ट एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया सर आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपको हालात हाज़िरा से यूं ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।